हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी प्रविधि के महत्व की विवेचना करें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग एज यूजुअल जैसे हर क्वेश्चन में एक रूपरेखा रेडी करते हैं, वैसे इसका एक आउटलाइन रेडी करेंगे, ठीक है। तो आउटलाइन हमारा जैसे व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी प्रविधि के महत्व की विवेचना करें, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका अर्थ, परिभाषा, फिर व्यक्तित्व मापन समझेंगे और फिर प्रक्षेपी प्रविधि का महत्व समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग समझते हैं कि व्यक्तित्व का क्या मीनिंग है, व्यक्तित्व एक्चुअल में होता क्या है। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है व्यक्तित्व, दैट इज पर्सनालिटी। तो हम लोग समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है, ठीक है। अगर आप समझना चाहेंगे जो व्यक्तित्व होता है अंग्रेजी के, जो पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पर्सनालिटी बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई है। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप इसको ना याद करें कि जो पर्सनालिटी है वो यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है। जो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है, तो परसोना शब्द से हुई है, ठीक है। मतलब पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी शब्द यूनानी भाषा की किससे हुई है, परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, नकाब। यूनानी लोग नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण यह न पहचान सके कि अभिनय करने वाला क्या है, या तो दास है कि विदूषक है, राजकुमार है या राजनर्तकी है। तो जो यूनानी लोग होते थे वो नकाब पहनकर मंच पर क्या करते थे, अभिनय करते थे, नाटक करते थे, ठीक है, ताकि जो दर्शकगण है, देखने वाले वो यह ना पहचान सके कि जो अभिनय कर रहे हैं वो कौन है, कि दास है या विदूषक है या राजकुमार है या राजनर्तकी है। इसलिए जो यूनानी लोग थे वो क्या करते थे, नकाब पहन के क्या करते थे, स्टेज पर डांस करते थे, अभिनय करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि का संगठित इकाई है। व्यक्तित्व में एक मनुष्य के न केवल शारीरिक और मानसिक गुणों का वरन उसके सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है, किंतु इतने से भी व्यक्तित्व का अर्थ पूर्ण नहीं होता है। कारण यह है कि यह तभी संभव है जब एक समाज के सब सदस्यों के विचार, संवेगों के अनुभव और सामाजिक क्रियाएं एक सी हो। देखिए अगर व्यक्तित्व की अगर बात करें, अगर आप सोचेंगे कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी सिर्फ अगर एक वर्बली आप समझना चाहें तो व्यक्तित्व सिर्फ पर्सनालिटी मतलब आपके शारीरिक रूपरेखा नहीं है, आपकी शारीरिक या मानसिक रूपरेखा नहीं है। जो व्यक्तित्व है ना, आपका एक ओवरऑल क्या है, डेवलपमेंट है। ओवरऑल क्या आप कैसा सोचते हैं, समाज में आप कैसा रहते हैं, समाज के लोगों के आप साथ कैसा रहते हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा आपका व्यवहार है लोगों के साथ, समाज में कैसा व्यवहार है, ठीक है, घर में आपका व्यवहार कैसा है, उसके साथ ही साथ क्या आपका शारीरिक पहनावा ओढ़ावा कैसा है, आपकी मानसिक सोच कैसी है। तो सब कुछ किस में आ जाता है, व्यक्तित्व में आ जाता है। सब कुछ आपका क्या है, पर्सनालिटी है, समझे। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण या विशेषता होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्तित्व कहलाता है, समझे। अब हम लोग समझते हैं डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या। तो एसएस के अनुसार हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति के व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है उस व्यक्ति के व्यक्ति होने की संभावना को क्या करता है, दर्शाता है। ये किसके अनुसार है, एसएस के अनुसार है। हम लोग बोरिंग के अनुसार समझते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का उसके वातावरण, जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ अस्थायी क्या है, समायोजन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। जो वुडवर्थ के अनुसार है कि व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही क्या है, व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन के अनुसार समझेंगे कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। थार्प तथा समूलर के अनुसार व्यक्तित्व एक जटिल तथा एकीकृत प्रक्रिया। अब हम लोग समझेंगे व्यक्तित्व की विशेषता, कि व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या एक व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। व्यक्ति के निम्नलिखित विशेषताएं, व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताएं जैसे आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियस कितना है, मतलब व्यक्तित्व की पहली और
मुख्य विशेषता है आत्मचेतना, कि वो सेल्फ कॉन्शियस कितना है कोई भी व्यक्ति। इसी विशेषता के कारण मानव को सब जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिकता। ठीक है, व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है सामाजिकता। समाज में से पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव में आत्मचेतना का विकास तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतःक्रिया करता है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः व्यक्तित्व में सामाजिकता की विशेषता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मतलब एडजस्टेबिलिटी, कि आप कितना जल्दी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कितना एडजस्ट करते हैं। अगर 4 लोग हैं जो आपके अनुकूल आपके जैसा नहीं है, फिर भी आप उस जगह पे अपने आप को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, तो ये भी आपके व्यक्तित्व के अंदर आता है। जैसे व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है सामंजस्यता। ठीक है, सामंजस्य जो होता है वो होता है व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से वरन अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एकता व एकीकरण। ठीक है, आप इसको रीड कर लो वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग समझेंगे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन सा जो कारक है वो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। तो रेक्स और नाइट के शब्दों में मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी है। ठीक है, इनमें से कुछ कारक शारीरिक रचना संबंधी और जन्मजात एवं दूसरे पर्यावरण संबंधी है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध विवरण निम्न प्रकार से है। पहला, वंशानुक्रम का प्रभाव। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर सिद्ध किया है कि व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो व्यक्तित्व को वंशानुक्रम भी क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता का प्रभाव, कि मानसिक योग्यता का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है किसमें, व्यक्तित्व में। नेक्स्ट है रुचि का प्रभाव। ठीक है, थर्ड है, फोर्थ है आपका शारीरिक रचना। फिफ्थ है माता पिता के साथ संबंध। देखिए माता पिता के साथ आपका कैसा संबंध है, आपका परिवार के साथ कैसा संबंध है, विद्यालय के वातावरण के साथ आपका कैसा संबंध है, घर के वातावरण के साथ कैसा संबंध है, जो समूहगण होता है वहाँ पे आपका वातावरण कैसा होता है। तो ये सब कुछ क्या करता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। समझे। अब हम लोग समझेंगे व्यक्तित्व मापन, कि व्यक्तित्व मापन क्या है। व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूर्ण तो कोई उत्साहहीन, कोई मिलनसार तो कोई एकांत प्रिय, कोई चिंता मुक्त तो कोई चिंता ग्रस्त हो जाता है। बोरिंग तथा फील्ड के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके 4 लाभप्रद कार्य किए जा सकते हैं। देखिए अगर आप व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे तो व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। देखिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत खुश है लेकिन बहुत सारे लोग बहुत उदास हैं, कोई चिंताग्रस्त है तो कोई चिंता फ्री है, कोई आराम से जिंदगी जी रहा है, कोई खुशी मना रहा है तो कोई गम मना रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, व्यक्तित्व के मापन के अंदर आता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगर हम लोग को ये सब चीज पता चलेगा तो व्यक्तित्व मापन करके हम लोग व्यक्तित्व के विकास से जो भी संबंधित उसके समस्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताए जा सकते हैं। अगर हम लोग प्रॉब्लम समझेंगे तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना तो उसको क्या बताया जा सकता है, उसको तरीका बताया जा सकता है। व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में सहायता दी जा सकती है। बिल्कुल ये सही क्वेश्चन, कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, कि उसको इंडिविजुअली उसको एडजस्ट करने के लिए क्या दे सकता है, सहायता दिया जा सकता है। तो ये सब व्यक्तित्व मापन का क्या है, एक प्रविधि है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन है। विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है। जो विभिन्न पद के लिए उपयुक्त व्यक्तियों क्या किया जा सकता है, चुनाव किया। अब हम लोग समझेंगे कि व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी विधि का क्या महत्व है। तो प्रोजेक्ट का अर्थ है प्रक्षेपण करना,
ठीक है, प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण करना या फेंकना। सिनेमा हॉल के किसी भाग में बैठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है, देखता है या फेंकता है। वहां बैठे हुए दर्शकगण उन चित्रों को विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। एग्जाम्पल, अभिनेत्री के नृत्य, डांस, सॉन्ग। इसका अभिप्राय है कि सब व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से न देखकर अपने व्यक्तित्व के गुणों या मानसिक अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं। देखिए, जो व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी विधि का जो प्रक्षेपण होता है ना, एक प्रोजेक्ट का ही अर्थ प्रक्षेपण होता है। तो प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर कोई मूवी हॉल में आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रोजेक्टर चल रहा होता है, मूवी चल रहा होता है, लेकिन उसी मूवी को 10 लोग अगर बैठ के देख रहे हैं तो 10 लोग अलग अलग नजरिए से देखता है, 10 लोग अलग अलग नजरिए से देखता है। कोई ठीक है अभिनेत्री का ड्रेस को देख रहा है कि वाह कितना अच्छा ड्रेस है, कोई उसके डांस को देख रहा है कि कितना अच्छा डांस करे, कोई उसके सॉन्ग को देखता है, कोई उसके एक्शन को देखता है, किस मूवी में किस तरीके का एक्शन है, किस तरीके का सॉन्ग दिया गया है। तो 10 बैठे लोग 10 नजरिए से देखते हैं। ठीक है, ये अनुसार देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला, ठीक है, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण। पहला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब हम लोग समझेंगे पहले रिसर्च इन, ठीक है, ब्लॉक मेथड। पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण क्या बोलता है कि स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोडसा है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना कि रोडसा का स्याही धब्बा जो परीक्षण है, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोडसा है, जिन्होंने 1921 में इस परीक्षण का निर्माण किया। ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रोडसा स्याही धब्बा का जो, ठीक है, परीक्षण का निर्माण किया गया था, कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो स्विट्जरलैंड में किया गया था और 1921 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 10 कार्ड होते हैं। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 काले एवं परीक्षण में गत्ते पर स्याही के 10 धब्बे होते हैं। 2 कार्डों पर लाल और काले, 3 कार्डों पर विभिन्न रंग की आकृति बनी होती है। इन कार्डों के माध्यम से व्यक्तिगत के अचेतन मन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे परीक्षणकर्ता एक कार्ड देता है। मतलब जो 10 कार्ड होता है उसमें से जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे वो परीक्षणकर्ता एक क्या देता है? कार्ड देता है, और व्यक्ति उसे देखकर कहानी बोलता है। इस परीक्षण के माध्यम से बुद्धि, सामाजिकता, समायोजन, स्वेगात्मक आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ही रोर्स्चॉक परीक्षण को प्रशासित कर सकता है। अब नेक्स्ट समझते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो ये क्या होता है इसको समझिए। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की रचना मूरे एवं मॉर्गन ने 1953 में की थी। ये भी याद कर लेना, जो थीमेटिक अंतर्बोध परीक्षण हुआ था वो 1935 में की थी द्वारा। ठीक है, मूरे एवं मॉर्गन ने की थी। इस परीक्षण में 30 चित्रों के कार्ड होते। देखिए, जो रोडसा स्याही धब्बा था उसमें 10 था, ठीक है, लेकिन जो प्रासंगिक अंतर्बोध है उसमें कितना का चित्र? 30 चित्र, मतलब कि 30 चित्र इसमें किया जाता है, तथा एक कार्ड खाली होता है। कुल 31 सभी चित्र प्राय अर्ध निर्देशित सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इनमें 10 कार्ड केवल पुरुषों के लिए, 10 कार्ड केवल स्त्रियों के लिए तथा 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। परीक्षण के समय एक प्रायोज्य पर प्राय 20 कार्डों का प्रशासन किया जाता है। इनमें 2 सत्रों में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक सत्र में 10 कार्डों का प्रशासन किया जाता है। प्रत्येक कार्ड को दिखाकर अलग अलग कहानी लिखाई जाती है। इसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है। तो जो फर्स्ट में था उसमें कितना कार्ड था? 10 कार्ड था, ठीक है, और इसमें कितना था? 30 कार्ड है। और 30 कार्ड में जो 10 कार्ड है वो मेल के लिए, 10 कार्ड फीमेल के लिए, और जो 10 कार्ड है वो दोनों के लिए रहता है। ठीक है, कहानी में वर्णित पात्र व उनके चरित्र चित्रण से विषय के व्यक्तित्व की एक झलक मिल जाती है। इस प्रकार निर्मित कहानी की व्याख्या से व्यक्ति के अंतर्द्वंद, स्वेगात्मक स्थिति, आवश्यकताओं, असामान्य व्यवहार एवं समस्याओं आदि का पता लगाया जाता है। इस प्रकार इन चित्रों को देखकर लिखी गई कहानियों का विश्लेषण कहानी में वर्णित मुख्य पात्र की आवश्यकता के दबाव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर अभी एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार दोबारा सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप मैनेज करना आप लोग इस वीडियो को, क्योंकि
खुद मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपको नोट इसको टाइप करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, बट थोड़ा आप मैनेज करना। ओके, थैंक यू।